हेलो फ्रेंड्स, 11th स्टैंडर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर शुरू होने वाला सबसे पहला टॉपिक जिससे केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स शुरू होते हैं, केमिस्ट्री की फाउंडेशन है, जिस चैप्टर के ऊपर बाकी सारे चैप्टर्स रेस्ट करते हैं। हम लोग इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने पहले चैप्टर के ऊपर स्ट्रेस देंगे और वो सबसे पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को ट्रेडिशनल नॉमेनक्लेचर में मोल कॉन्सेप्ट भी बोला गया है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल, विच इज द एसआई यूनिट फॉर मास ऑफ अ सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मैटर कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि यूनिवर्स के अंदर हर फॉर्म में प्रेवलेंट है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मैटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो कुछ एटम्स के बने हुए हैं। बहुत अर्ली केमिस्ट्री में जब ग्रीक्स ने केमिस्ट्री को थोड़ा सा इवॉल्व करने की कोशिश की और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, तो उनको मालूम पड़ा कि हमारी यूनिवर्स के अंदर अलग अलग किस्म के मैटर्स प्रेजेंट हैं। सॉलिड स्टेट के अंदर मैटर एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में, मिक्सचर्स के फॉर्म में, प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में, इम्प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में, कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के फॉर्म में और कुछ पाउडर्ड सब्सटेंसेस के फॉर्म में प्रेजेंट थे। उसके अलावा बहुत सारी गैसेस को आइडेंटिफाई किया गया, जिन गैसेस में से कुछ गैसेस लाइफ सपोर्टिंग थी जैसे ऑक्सीजन होती है, और कुछ गैसेस ऐसी थी जो लाइफ सपोर्ट नहीं करती जैसे नाइट्रोजन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वैज्ञानिकों की इस कंटिन्यूअस रिसर्च के चलते हम लोगों ने कुछ ऐसे लॉज प्रपोन्ड किए, कुछ ऐसे लॉज पॉस्टुलेट किए जिन लॉज के ऊपर आज केमिस्ट्री रेस्ट करती है। 11th स्टैंडर्ड की इस केमिस्ट्री की शुरुआत में सबसे पहला चैप्टर आपके बेसिक फंडामेंटल्स का चैप्टर है। इस चैप्टर के चलते हम लोग अपनी केमिस्ट्री को बिल्ड ही करेंगे और बिल्ड करने से हम आगे की केमिस्ट्री को समझ भी पाएंगे। व्हेन वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर, रीड द फंडामेंटल्स वेरी केयरफुली। इनको ढंग से पढ़ना, इन्हें अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर ये चैप्टर आप सबको आसान लगेगा तो आने वाले चैप्टर्स आपको आसान निश्चित रूप से लगेंगे। मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। एज अ रिजल्ट, फ्रॉम अ मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम अ सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विनिंग दिस चैप्टर इज टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस करोगे उतना ही इस चैप्टर के अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी। एक बात याद रखना, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये चैप्टर कवर अप नहीं होता। चैप्टर को कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ज्यादा अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करने की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग इस चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से शुरू करके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड टाइट्रेशंस तक जाएंगे। तो ये जो सफर है इस चैप्टर का, ये रिलेटिवली थोड़ा सा लंबा सफर है, लेकिन इस सफर के चलते हमने आगे आने वाली केमिस्ट्री में जो बेनिफिट होगा उस बेनिफिट के बारे में क्या कहना। इवेंचुअली लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर कॉल्ड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक concepts of chemistry, and in short, this chapter is also called the mole concept. सबसे पहले जब हम मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले what is most important is to describe what is matter. We describe matter as any substance that can occupy volume and possesses inertia. अब जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर एक चीज को समझने की कोशिश करो। मैटर मटेरियल पार्टिकल को बोलते हैं। तो मटेरियल पार्टिकल कोई भी ऐसी चीज है जो स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। अब स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपेशन कोई जरूरी नहीं है कि सॉलिड के लिए ही हो। गैस भी जब एक कंटेनर के अंदर कंटेन होती है तो वो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। लिक्विड को जब आप एक वेसल के अंदर डालते हो तो लिक्विड भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और अगर कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, जैसे कि ये डेस्क प्रेजेंट है, तो ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर इज एनी सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड पोजेसेस इनर्शिया। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर के पास इनर्शिया होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो। तो इनर्शिया मटेरियल पार्टिकल की या मैटर की, मास की एक बहुत ही ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी है। एज अ रिजल्ट मैटर को हम लोग केमिकली
और फिजिकली दोनों फॉर्म्स में एक ही डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं. इट इज एनी सब्सटेंस विच कैन ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड पोजेसेस इनर्शिया. सो अपार्ट फ्रॉम मैटर, लेट अस सी हाउ दिस मैटर इज क्लासिफाइड. मैटर की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं. एक फिजिकल और एक केमिकल. फिजिकली जब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास ये तीन टिपिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जैसे कि एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस. फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग को यह मालूम है कि यूनिवर्स के अंदर हमारे आसपास भी प्रेवलेंट तीन टाइप की स्टेट्स ऑफ मैटर है. या तो कोई सब्सटेंस सॉलिड है, या कोई सब्सटेंस लिक्विड है, या कोई सब्सटेंस गैस है. स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमारे पास तीन क्लासिफाइड स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जबकि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इन स्टेट्स के बीच में लाई करते हैं. जैसे कोई सब्सटेंस कोलॉइडल है तो ऐसे में वो सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में लाई करेगा. एक टूथपेस्ट है तो वो फ्लो भी करती है लेकिन दिखने में सॉलिड भी होती है, तो फ्लो करती है, फ्लूइडिटी है, तो इसका मतलब वो लिक्विड भी है. और वैसे वो पड़ी रहे तो वो सॉलिड फॉर्म में पड़ी रहेगी तो वो सॉलिड भी है. तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जो सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स में लाई करती है. जैसे हम भी कई बार अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं सेमी सॉलिड है. सेमी सॉलिड का मतलब पार्शियली लिक्विड है, पार्शियली सॉलिड है, या सॉलिड के अंदर लिक्विड की डिस्पर्शन है. हमारी सोच के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स हो सकती हैं जिसमें सॉलिड भी आए और लिक्विड भी आए. बहरहाल इन तीन स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा चौथी स्टेट ऑफ मैटर नहीं होती. हमारी एनसीईआरटी की क्लासिफिकेशन के हिसाब से और आकाश की बुक के हिसाब से तीन ही स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट है. बस इसके अलावा स्टेट्स इनके बीच में पार्शियल स्टेट्स में हो सकती हैं, लेकिन हम उनको सेपरेट स्टेट्स ऑफ मैटर की तरह क्लासिफाई नहीं करेंगे. केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर यू कैन हैव आइदर इम्प्योर सब्सटेंसेस और प्योर सब्सटेंसेस. केमिस्ट्री किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस को प्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है. या तो वो सब्सटेंस इम्प्योर है, या फिर उसमें कंटामिनेशन है, या फिर उसमें इंप्योरिटीज है, या उसमें एलियन मैटर है, फॉरेन मटेरियल है, कुछ और चीज प्रेजेंट है उसके अलावा, या फिर कोई सब्सटेंस प्योर है. तो या तो इम्प्योर सब्सटेंसेज होंगे या प्योर सब्सटेंसेज होंगे. अब इसकी क्लासिफिकेशन among impure substances are classified as being mixtures, and mixtures can either be homogeneous or they can be heterogeneous. इसको लिखने का समय आपको मिल जाएगा. इसको पहले समझने की कोशिश करो, उसे याद कर लो, उसको अच्छे से मेमोराइज कर लो. वो मेमोराइज हो जाएगा, रिवाइज कर लो, उसके बाद उसको लिख लेना. होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनिटी का मतलब ये होता है जिसमें होमो को हम बोलते हैं सिमिलर और हेटेरो को बोलते हैं डिफरेंट. तो होमोजीनियस का मतलब यह है कि एक फेज, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर यूनिफॉर्मली सबडिवाइडेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जैसे कि नमक को लिया, पानी के अंदर घोल दिया और चम्मच लेकर के आपने उसको डिसॉल्व कर दिया. तो डिसोल्यूशन के बाद अब सॉल्ट पार्टिकल्स, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब आप चाहे पानी को ऊपर की सरफेस से पियो या फिर नीचे बॉटम से पियो, वो दोनों तरफ आपको बराबर नमकीन लगना चाहिए. वो बराबर नमकीन होता है. तो अगर आप सॉल्ट को लेके पानी में आपने घोल दिया तो घोलने के बाद वो जो मिक्सचर बना है सॉल्ट एंड वाटर, वो मिक्सचर तो होमोजीनियस है. हेटेरोजीनियस का मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको आपने किसी सॉल्वेंट में घोला, जैसे ये घोलने का तो सिर्फ एक एग्जांपल है. सॉल्वेंट में घोला तो घोलने के बाद वो मिक्सचर होमोजीनियस ना आ रहे. जैसे मिट्टी हो गई, अब मिट्टी वाटर सॉल्युबल तो होती नहीं, तो जब मिट्टी को उठा करके पानी में डाल दिया और जोर की हिला दिया, उसको शेक कर दिया, तो चाहे वो सारा मिट्टी वाला पानी हो जाएगा, लेकिन वो पानी होमोजीनियस नहीं होता. थोड़ी देर में ही आपको दिखने लग जाएगा कि सारी सैंड जो है वो बॉटम के ऊपर सेटल करने लग जाएगी, जिसकी वजह से वो जो वॉल्यूम आपके पास प्रेजेंट है वो वॉल्यूम होमोजीनियस नहीं है. चीनी को पानी में घोलो तो होमोजीनियस है, मिट्टी को पानी में घोलो तो हेटेरोजीनियस है. अब मान लो मेरे पास आयरन पाउडर है, आयरन पाउडर में मैंने सल्फर पाउडर मिक्स कर दिया.
अब आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर में मिक्स करने पे इस मिक्सचर को हम होमोजीनियस नहीं बना सकते, क्योंकि होमोजीनियस तब बनेगा अगर सल्फर आयरन के अंदर, आयरन पाउडर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसे आपने पकड़ के दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो जरूरी बात है सॉलिड मिक्सचर्स काफी हद तक हेट्रोजीनियस ही होते हैं। तो आयरन इन सल्फर प्रैक्टिकली एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस के लिए हम लोग ये मेंशन कर देंगे दैट अ सब्सटेंस is uniformly mixed into another. For example, salt plus water, से शुगर प्लस इथेनॉल। चीनी को आपने इथेनॉल में डिसॉल्व किया तो वो घुल जाएगी, और चीनी को इथेनॉल में घोलोगे तो जरूरी बात है कि वो जो सोल्यूशन बनेगा वो मीठे पानी का सोल्यूशन है या मीठी अल्कोहल का सोल्यूशन है। तो मीठी अल्कोहल का सोल्यूशन फिर वो हर जगह मीठा ही होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी उस चीज जो सब्सटेंस है उसके अंदर। तो जैसे इथेनॉल प्लस डाइथाइल ईथर या बेंजीन प्लस टोल्यूमीन है, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। एक को दूसरे में घोलोगे तो अच्छे से घुल जाएगा, यूनिफॉर्मली घुल जाएगा। हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में A substance is non-uniformly distributed in the mixture. जब आप किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट में डालते हो, किसी और सोल्यूशन में डालते हो, तो वो उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। जैसे फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, NaCl इन इथेनॉल, सल्फर प्लस वाटर एक्सेट्रा। कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज में सॉल्यूबल ना हो, तो अगर वो सॉल्यूबल नहीं है तो इसका मतलब वो घुलेगी नहीं। ये सब आसान है, ये सब कुछ मुश्किल नहीं है, ये तो बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री की फाउंडेशंस हैं, जिन फाउंडेशंस के ऊपर हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो इसको मुश्किल नहीं बोलना, ये तो बहुत ईजी है। हमारे आसपास प्रेवलेंट मैटर की बेसिक रियलाइजेशन है कि मैटर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती। तो वो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको मिक्सचर्स डिफाइन करके बता रहा है, और वो बोल रहा है कि यहां तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसी सब्सटेंस की, या फिर नॉन यूनिफॉर्मली वो सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हमारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में हमें दिखाई देता है कि जब आप एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में घोलते हो तो या तो वो घुलेगा या वो नहीं घुलेगा, और अगर वो घुल जाता है तो जरूरी बात है कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, और नहीं घुलेगा तो वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सैंड इन वाटर है, अब नमक इथेनॉल के अंदर नहीं घुलता, तो नमक को आप अगर अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व भी कर दोगे तो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होगा, और अगर वो डिसॉल्व नहीं होता, जरूरी बात है कि नमक का इथेनॉल के अंदर कोई होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं बनेगा, हेट्रोजीनियस बनेगा। जो थोड़ा बहुत नमक इथेनॉल में घुलेगा भी, उसकी वजह से सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा, और वो जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनियस नहीं रहेगी। सल्फर है, सल्फर पानी के अंदर नहीं घुलता, तो आप जब वाटर के अंदर डालोगे तो सल्फर का सस्पेंशन बन जाएगा पानी के अंदर, लेकिन थोड़ी देर में आपको सल्फर सेडिमेंट होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से हम ये बोल देंगे कि सल्फर का वाटर के अंदर होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन हेट्रोजीनियस है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सल्फर डिसॉल्व करता होगा पानी के अंदर, बट उतना ही करता है जितने में वो सोल्यूशन हेट्रोजीनियस बन जाता है। अब अगर हम लोग ये बोले कि ट्रोपोस्फियर एक कॉलम में, जिस कॉलम में हम सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी लाइफ फॉर्म चल रही है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो विद इन द ट्रोपोस्फियरिक लिमिट्स हम लोग ये कह सकते हैं कि एयर का मिक्सचर रिलेटिवली होमोजीनियस है। एक गैस दूसरी गैस के अंदर होमोजीनियसली मिक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप कंप्लीट एटमॉस्फेयर देखो तो कंप्लीट एटमॉस्फेरिक कॉलम के अंदर एयर होमोजीनियस नहीं है, एयर हेट्रोजीनियस है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं, देन द एयर बिकम्स थिनर। अब पहाड़ के ऊपर अगर आप थोड़ा वॉक करें या भागे तो आपको सांस चढ़ जाएगी, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन थिनर होती है, वहां पे ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो कम है।
वहां पे ऑक्सीजन, प्रिवेलिंग ऑक्सीजन इज लेसर। तो एज अ रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एयर पूरे एटमॉस्फेरिक कॉलम में नीचे से लेके ऊपर तक में तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन ट्रोपोस्फियर के अंदर जितने में लाइफ फॉर्म्स चल रहे हैं, जितने में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उतने में एयर होमोजीनियस होती है। तो अगर हम लोगों को यह बोलना है कि एयर क्या है, तो आप बोलोगे इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। बट सपोजिंग वी आस्क यू हाउ इज एयर डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द एटमॉस्फियर, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज हेट्रोजीनियस। विद इंक्रीज इन द ऑल्टीट्यूड एयर कीप्स बिकमिंग थिनर एंड थिनर। सो जो एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की, वो केमिस्ट्री की एप्लीकेशन ऐसे चलती है कि हम लोग को अपने क्वेश्चन में इस बात का आंसर देना है कि उसने आपको पूछा क्या है। अगर वो आपको यह पूछता है कि ट्रोपोस्फियरिक लिमिट्स में या एयर वैसे क्या है, तो आप होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस बोलते हो। लेकिन अगर वो आपको यह पूछता है हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फियर, देन योर आंसर विल बी हेट्रोजीनियस। तो इस चीज को ही मेरे हिसाब से एक बार मेंशन कर लेने में कोई नुकसान नहीं है, और उसके साथ में उसके क्लॉज भी डाल देंगे। ऑल्दो एयर although air is a homogeneous mixture of gases, it is a homogeneous mixture of gases within the tropospheric limits, but in the atmospheric column it is heterogeneous. हमें पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर थिनर होती चली जाती है, पर नीचे रहते हैं तो हमारी एयर की डेंसिटी रिलेटिवली यूनिफॉर्म ही है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप पहले यही बोलोगे कि एयर होमोजीनियस है, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो संबोधन होता है वो उस एयर को लेकर के होता है जो एयर लाइफ फॉर्म सपोर्ट कर रही है। तो लाइफ फॉर्म सपोर्ट करने वाली एयर तो वही है जो ट्रोपोस्फियरिक लिमिट्स में है। स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, आयनोस्फियर में एयर ऑब्वियसली बहुत थिनर हो जाती है। तो इवेंचुअली अंटिल एंड अनलेस द वर्ड एटमॉस्फियर इज मेजर्ड और एटमॉस्फियर इज मेंशन्ड, इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज नॉट यूजुअल टू से दैट एयर इज होमोजीनियस ऑल द टाइम, देन यू हैव टू से दैट एयर इज हेट्रोजीनियस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एयर को लेकर के कमेंट कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप अगर ये लिखना चाहो तो इसको लिखने के लिए 1 मिनट ले लो, आराम से ले लो, ठीक है। इसी चीज को अब आगे लेके चलते हैं। हमने अब तक जो कुछ डिस्कस किया वो इम्प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स को लेके था। सो लेट अस डिस्कस प्योर सब्सटेंसेस नाउ। अब जो प्योर सब्सटेंसेस है, इन प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास 2 टाइप के सब्सटेंसेस यूनिवर्स में प्रेवलेंट है। या तो कोई सब्सटेंस एलिमेंट हो जाएगा या फिर कोई सब्सटेंस उन एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिन्हें हम कंपाउंड्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक हाइपोथेसिस, any substance that has all similar atoms all with same shape, size and mass are called
आर कॉल्ड एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स के ऊपर कोई डिस्कशन होती है तो हम लोग सीधे सीधे ये बोलते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके अंदर सारे एटम्स एक तरह के हों, उन सारे एटम्स का शेप, उन सब की साइज, उन सब का मास एक जैसा हो। कोई सब्सटेंस ऐसा जिस सब्सटेंस की कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर टाइप के एटम से हो, तो इस तरह का सब्सटेंस एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट्स को लेकर के पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कुछ छोटी मोटी फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट्स। मोस्ट एलिमेंट्स in the periodic table are solids. About 70% of the table are metals. Only 2 liquid elements are known. That is bromine एंड मर्क्यूरी। कुछ नहीं, ये को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में हमारे पास कुछ फैक्चुअल डेटा है, कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं, जिन फैक्ट से हमको एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। यंगर क्लासेस के अंदर, वैसे भी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा ही हुआ है, और उसके अलावा बेसिक डेफिनेशन एलिमेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन पड़ी हुई है। एनी सब्सटेंस विच हैज गॉट ऑल सिमिलर एटम्स, ऑल विद सेम शेप, साइज एंड मास, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इसको लिख लेना। और जो फैक्चुअल डेटा है एलिमेंट्स को लेकर के, इससे हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता है। मोस्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर सॉलिड्स। वैसे पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट्स भी हैं, गैसेस भी हैं, गैसेस भी काफी है। 70% पीरियोडिक टेबल मेटल्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। ज्यादातर पीरियोडिक टेबल मेटल्स से बनता है। सो अबाउट 70% ऑफ द टेबल आर मेटल्स। ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट्स आर नोन। 2 ही लिक्विड एलिमेंट्स है, या ब्रोमीन है या मर्क्यूरी है, और इसके अलावा और कोई लिक्विड एलिमेंट नहीं है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आपको भी अगर एंट्रेंस में कोई पूछता है कि ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, योर आंसर विल बी आइदर ब्रोमीन और इट विल बी मर्क्यूरी। Now compounds are substances that are formed by chemical combination ऑफ एलिमेंट्स। कोई एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर दें और कंबाइन कर करके कोई कंपाउंड बना ले, तो कंपाउंड का मतलब एनी सब्सटेंस विच हैज गॉट मोर देन 1 टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो वो कहता है आर सब्सटेंसेज दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो दीज हैव डिफरेंट एलिमेंट्स इन देम। तो ये कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड मास, कंपाउंड चीज। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। कंपाउंड का मतलब ये होता है एक से ज्यादा। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, उनके बीच में बॉन्डिंग हुई, उनके बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्टिव फोर्स थी, तो वो जुड़ गए, तो उनके जुड़ने से मल्टीपली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस, सच अ सब्सटेंस इज रेफर्ड टू एज अ कंपाउंड। तो इन्हीं कंपाउंड्स को लेके अगर हम बोले दीज आर डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन देम, इनके अंदर एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेट अस टेक एन एक्सपेरिमेंट।
आयरन का पाउडर लेंगे और सल्फर पाउडर लेंगे, and you will just mix them to form an iron plus sulfur mixture. आयरन और सल्फर के आपस में पाउडर मिक्स करके उसका मिक्सचर बना लिया. सब्जेक्ट मिक्सचर टू अ मैग्नेट आयरन पाउडर विल क्लिंग टू द मैग्नेट. तो लोहा है तो चुंबक के साथ तो चिपक ही जाएगा. तो जब आप एक आयरन और सल्फर के पाउडर का मिक्सचर बना लो और उसके ऊपर एक मैग्नेट रखो तो मैग्नेट के साथ सारा आयरन चिपक जाता है और जो सल्फर पाउडर होगा वो पीछे बचा रह जाएगा. तो ही सेज आयरन पाउडर क्लिंग्स टू द मैग्नेट लीविंग द सल्फर पाउडर बिहाइंड. बट सपोजिंग मैं इसी एक्सपेरिमेंट को ऐसे करूं कि आयरन पाउडर प्लस सल्फर पाउडर तो अगर सपोजिंग आयरन पाउडर को सल्फर पाउडर के साथ मिक्स करके स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो आयरन विल रिएक्ट विद सल्फर केमिकली टू फॉर्म आयरन सल्फाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेरस सल्फाइड. ब्लैक कलर का पाउडर ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाए. स्टिकी सा सब्सटेंस होता है काले रंग का, थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में. ये ब्लैक कलर का एक स्टिकी सा सब्सटेंस बन जाएगा, इसे फेरस सल्फाइड बोलते हैं. अब इसमें फर्क देखो कि अगर इसको हम एक मैग्नेट को सब्जेक्ट करें तो कुछ नहीं होता. आयरन जो होगा वो फेरस सल्फाइड में से निकल के चुंबक के साथ या मैग्नेट के साथ नहीं चिपकेगा, उसके साथ नहीं क्लिंग करेगा. तो जब आप इसको एक मैग्नेट को सब्जेक्ट करोगे तो फेरस सल्फाइड विल रिमेन फेरस सल्फाइड ओनली. उसमें से आयरन निकल के मैग्नेट पे नहीं लगता. कहने का मतलब क्या है, जब एक कंपाउंड बन जाए, ये कंपाउंड है फेरस सल्फाइड और Fe+S ये एक मिक्सचर है, तो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स. ये मैग्नेट सब्जेक्ट किया तो ये फिजिकल सेपरेशन टेक्निक. कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स. मैंने ये नहीं बोला कि फेरस सल्फाइड में से आयरन अलग और सल्फर अलग नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वो प्रोसीजरल है, वो एक्सपेरिमेंट वाइज प्रॉपर्टी देख के आयरन को सल्फर से अलग करेंगे. लेकिन फिजिकल सेपरेशन टेक्निक हो गई, जैसे मैग्नेट हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गई, सब्लिमेशन हो गई, डिसोल्यूशन हो गई, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो गई, इससे मिक्सचर की सेपरेशन तो हो जाएगी लेकिन कंपाउंड में से एलिमेंट्स की सेपरेशन नहीं होगी. बेसिक डिफरेंस है मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में. कंपाउंड कैसा और मिक्सचर कैसा आइडेंटिफाई तो करोगे कि ये जो मेरे पास है वो मिक्सचर है कि कंपाउंड है. तो वैसे कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं अगर तो उसके कंपोनेंट्स, अगर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स फिजिकल सेपरेशन टेक्निक से अलग अलग हो सके फिर तो वो मिक्सचर है. और अगर वो किसी फिजिकल सेपरेशन टेक्निक से नहीं जबकि केमिकल मेथड से सेपरेट करने जाने वाला सब्सटेंस हुआ तो ऐसी सिचुएशन में वो कंपाउंड. तो ये चीज हमको लिखनी बड़ी जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर बड़े बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. इसको लिखे इस तरीके से
Mixtures can be separated by physical separation methods. Mixtures can be separated by physical separation methods. But compounds that have bonded elements, जिसके अंदर elements आपस में bond बना चुके हैं, can be separated by only chemical methods only into their कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है, मैंने कभी भी नहीं बोला कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है तो वो सेपरेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता, लेकिन हां किसी फिजिकल मेथड से नहीं हो सकता। आप फिल्टर करके कंपाउंड में से एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट नहीं कर सकते। अब मिक्सचर के अंदर एलिमेंट अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रिटेन करता है। आयरन मैग्नेटाइज होता है मैग्नेट की तरफ, तो मिक्सचर के अंदर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन करेगा। लेकिन जब आप उसका कंपाउंड बना दोगे तो कंपाउंड के अंदर वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाएगा। तो हमारे पास मिक्सचर्स को लेकर के ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको भी हम यहां पे एक लाइन बना देते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये दो पॉइंट्स कोलैबोरेटिव पॉइंट्स है, एक ही टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रही है। और जब मैं इन्हीं को लेकर के एक दूसरी चीज बोलूं तो आई विल से इसमें देख लो, पढ़ के देख लो, है कुछ नहीं, सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री है, बेसिक फाउंडेशन है। जितना समय हम लोग बेसिक फाउंडेशन के ऊपर लगाएंगे, आगे आने वाला चैप्टर हमारे लिए उतना स्मूथ होता जाएगा। बेसिक फाउंडेशन में चाहे हमको कोई चीज पहले से आती भी हो, उस चीज को रेगुलरली थोड़ा सा रिवाइज करो, उसकी जो इंट्रिकेसीज हैं उन इंट्रिकेसीज को एनालाइज करो, बड़ा जरूरी है। आज करोगे तो कल की तारीख में यही चैप्टर स्मूथ लाइन हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, स्ट्रीम लाइन हो जाएगा। इसको पढ़ के देखो, कहता मिक्सचर्स हैव ऑल एलिमेंट्स रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टीज। अब ये प्रॉपर्टीज कौन सी है? ये बेसिकली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एलिमेंट की पर्टिकुलरली कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे एलिमेंट का सरफेस एरिया है, या फिर एलिमेंट की डेंसिटी है, एलिमेंट की विस्कोसिटी है, एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट है, एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, उसका डाइपोल मोमेंट, कुछ भी है। मिक्सचर के अंदर एलिमेंट अपनी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज रिटेन करके रखता है, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती है। आयरन सल्फाइड में सबसे पहली बात तो आयरन रहा ही नहीं, ये तो फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया। और फेरस आयन की जो प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंटल आयरन से डिफरेंट होती है। हम नहीं बोलते कि उनमें सिमिलैरिटीज नहीं है, लेकिन बहुत कम सिमिलैरिटीज है। फेरस आयन की प्रॉपर्टीज आयनिक प्रॉपर्टीज है, जबकि आयरन की प्रॉपर्टीज मेटालिक प्रॉपर्टीज है, वो एलिमेंटल प्रॉपर्टीज है। यहां पर आयनिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। इसमें फर्क होता है, इसमें डिफरेंस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो कहता है मिक्सचर्स हैव ऑल एलिमेंट्स रिटेनिंग देयर प्रॉपर्टीज बट इन कंपाउंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर। कंपाउंड के अंदर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती। हमारी जो डिस्कशन थी पूरी ना, ये सारी की सारी मैटर की कॉन्स्टिट्यूशन को लेके थी कि मैटर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं, कंपाउंड कैसे बनते हैं, उनकी कैसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है, एलिमेंट रिटेन करता भी है उन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कि नहीं करता। इन सब चीजों को लेकर के ये अंडरस्टैंडिंग बिठा लो दिमाग के अंदर, ये बैठ जाएगी, सेटल हो जाएगी, बेसिक फाउंडेशन जो है वो अच्छे से ले हो जाएगी। अब हमने अपने प्रीवियस टेबल के अंदर इस चीज को मेंशन किया था कि कंपाउंड्स कैन आइदर बी ऑर्गेनिक और दे कैन बी इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? These are compounds containing carbon and hydrogen in them.
अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक का मतलब ग्रीक में जब ये वर्ड डिवाइस हुआ था तो ऑर्गेनिक का मतलब था लाइफ, जिंदगी, जीवन। ऑर्गेनिक मतलब ये था कि कोई ऐसे कंपाउंड्स थे जो कि लाइफ सपोर्टिंग थे, लिविंग फॉर्म्स के अंदर, लिविंग स्पीशीज के अंदर मिलते थे, तो इनको हमने नाम डाल दिया ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक का बेसिक मतलब ये था कि जो लाइफ सपोर्ट ना करे, जो जिंदगी सपोर्ट ना करे, जो लाइफ सपोर्ट ना। तो ये तो हमारी जो क्लासिफिकेशन थी ये शुरू में थोड़ी वेग ही थी, उसके अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट करे, कार्बन कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूट करे, कार्बन कॉन्स्टिट्यूट करे, वो ऑर्गेनिक ओरिजिन का है। और जिस कंपाउंड के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हो जो कार्बन नहीं है, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो इनऑर्गेनिक ओरिजिन के। जबकि आज की तारीख में भी ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, इस डेफिनेशन में काफी फ्लेक्सिबिलिटीज आई, क्योंकि ईयर दर ईयर बहुत साल दर साल केमिस्ट्री में बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इवेंचुअली हम लोग ये बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड से मीथेन, एसिटिक एसिड, एसिटाल्डिहाइड एक्सेट्रा। बट इसमें एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, आ जाते, एक्सेप्शनल भी नहीं है जबकि डेफिनेशन वाइज है। वो कहते हैं कि भाई कार्बोनेट आयन, CO3 2- आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स तो हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के नहीं है, ये सारे इनऑर्गेनिक ओरिजिन के। सो दीज आर all of inorganic origin as they don't have hydrogen। वो तो छोड़ो, उसमें जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ इतनी होती है कि इनमें सब में हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन हो तो भी कई बार वो ऑर्गेनिक नहीं होता, जैसे कि केमिस्ट्री का नेचर ऐसा ही है। HCO3- आयन, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, इनऑर्गेनिक ओरिजिन के। इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं होती। देखिए प्रॉपर्टीज को देखना पड़ता है, अगर वो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिजेंबल करे या इनऑर्गेनिक स्पीशीज को रिजेंबल करे तो ऐसे में हम उसको इनऑर्गेनिक बोल देते, और अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिजेंबल करे तो हम उसको ऑर्गेनिक बोल देते। अब हम कहते हैं क्या है कि कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयन, ये सारे कार्बोनेट आयन डेरिवेटिव्स हैं, और कार्बोनेट आयन खुद एक इनऑर्गेनिक आयन है, जिसकी वजह से इसके जो डेरिवेटिव आयन्स हैं वो भी सारे इनऑर्गेनिक ओरिजिन के ही। बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होते इस चीज के ऊपर कि कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कई बार कार्बन हाइड्रोजन होगा भी, तब भी आपका कंपाउंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन का होगा। अच्छा, कई बार उल्टा भी हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, इसे जैसे कंपाउंड है, ये सारे ऑर्गेनिक ओरिजिन के कंपाउंड। या भी ऑर्गेनिक, अब कमाल है इसके अंदर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, अब बिना हाइड्रोजन हुए इसको हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, जबकि यहां पर तो हाइड्रोजन भी था तब भी हम इसको इनऑर्गेनिक बोल रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री की ये छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, केमिस्ट्री के अंदर कई बार ऐसी कुछ स्पीशीज आती हैं जिनको बाइफरकेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम ऐसे में ये देख लेते हैं कि वो जो सब्सटेंस तुमने दिखा रहे हो, वो जो तुम बना रहे हो, वो कंपाउंड जो तुमने दिखाया है, वो कंपाउंड डिराइव कहां से हो रहा है। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है या कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, इसको कहां से बनाया, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, मीथेन। मीथेन के ऊपर कंटिन्यूअस हैलोजिनेशन कर करके, हैलोजन लगा के हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसको सिर्फ एक्सेप्शंस के फॉर्म में लिस्ट डाउन जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, हमें बड़ा एविडेंट लगता है कि भाई ठीक है H2CO3 है तो ये इनऑर्गेनिक ओरिजिन थोड़ी ना, ये तो ऑर्गेनिक ओरिजिन का है कि भाई इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। लेकिन इस चीज को समझने की कोशिश भी तो करो कि कई बार यही प्रॉब्लमैटिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक्सेप्शंस हैं केमिस्ट्री के अंदर, अगर कोई चीज एक्सेप्शनल है तो उसको टेक इट इन द स्ट्राइड, उसको उसके नॉर्मल कोर्स में लो, उसको ऐसे सोच के मत लो कि अरे कितनी एक्सेप्शंस है तो कितनी याद करूं, नहीं, वो तो उसी साइंस का पार्ट ही है। तो उसी साइंस के पार्ट में जैसे लिटरेचर में आप पॉइंट्स याद करते हो,
उन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ इन एक्सेप्शंस को भी याद करना है। कोई बात नहीं, अगर कल को कोई पूछ लेगा तो इन्हीं एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन डालेगा तो हमारा आंसर गलत नहीं होगा। इसलिए इसको पॉइंट वाइज लिखो और पॉइंट वाइज लिख के समझो। याद करना पड़ता है तो उसको याद भी करो। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से ऐसी जितनी एक्सेप्शन हो उनको हाईलाइट कर दूं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, कार्बन टेट्राफ्लोराइड हो, ये सारे ऑर्गेनिक ओरिजिन के हैं, जबकि इनमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो इसलिए अब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए इसको ऑर्गेनिक, लेकिन क्योंकि ये मीथेन की ही हेलोजिनेशन से बन रहे हैं, इसको लगातार हेलोजिनेट करोगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, क्लोरोफोम बनेगा, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि उसका डेरिवेटिव एक ऑर्गेनिक ओरिजिन का है, इसलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, भले इसमें हाइड्रोजन ना भी हो तो भी। ये जो पूरी डिस्कशन थी ना, ये सारी डिस्कशन एलिमेंट्स को लेके, कंपाउंड्स को लेके, मैटर को लेके, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स, उनकी होमोजिनिटी, हेट्रोजिनिटी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके। अब यहां पर जब हमारी एक सोच बैठ गई कि ऐसे बाइफर्केशन है मैटर की, अब हम इस मैटर को गवर्निंग लॉज के ऊपर थोड़ी सी अपनी नॉलेज डालेंगे। लेट अस गो फॉर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।